सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अधिगम का स्थानांतरण। दोस्तों, ये जो टॉपिक है अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, दोस्तों बहुत बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही इजी वे में आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा दूंगी और आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए दोस्तों, अधिगम का स्थानांतरण या इसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। अगर एग्जाम में पूछता है कि अधिगम के स्थानांतरण के प्रतिपादक कौन है या जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थियरी है इसके प्रतिपादक कौन है, तो थॉर्नडाइक है। अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? अगर एग्जाम में पूछेगा अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो हम क्या बताएंगे? थॉर्नडाइक ने दिया था। दोस्तों, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाए तो यह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले साइकिल सीखी, फिर उसके बाद गाड़ी चलानी सीखी या बाइक चलानी सीखी, स्कूटी चलानी सीखी, तो ये क्या है? ये एक प्रकार से क्या है? हम अधिगम का स्थानांतरण ही तो कर रहे हैं। एक समय में सीखी गई चीज का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, दूसरी दूसरी जगह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बस यही चीज है कि यह काम हम क्या कर रहे हैं, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। हर क्लास में हमने कुछ ना कुछ नया सीखा और जैसे जैसे हम अगली क्लास में गए, जो हमने पिछले क्लास में सीखा था वह ज्ञान क्या हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया और उसी पूर्व ज्ञान से हम अपने नए क्लास के चैप्टर को जोड़ करके पढ़ते हैं। ये आप लोगों को सिखाया ही गया है कि पूर्व ज्ञान से हम कैसे बच्चों को जोड़ करके प्रकरण को पढ़ाएं या किसी लेसन को पढ़ाएं। तो यही चीज है अधिगम, यानी कि जो हमने एक समय में सीखा हुआ है उसको हम दूसरी समय में प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यही होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, अधिगम का स्थानांतरण होता है दोस्तों, यह देखिए मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। यानी कि प्रमुख रूप से अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से अगर पूछेगा अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या बताएंगे? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है धनात्मक स्थानांतरण, इसको हम सकारात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण, इसको हम नकारात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। और तीसरा है शून्य स्थानांतरण। तो धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण, इसको हम सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और क्या कह सकते हैं, और शून्य स्थानांतरण। तो सकारात्मक, नकारात्मक और तीसरा शून्य स्थानांतरण। तो हम धनात्मक स्थानांतरण को सबसे पहले पढ़ेंगे। धनात्मक अनुकूल या सकारात्मक स्थानांतरण बहुत बहुत आसान है, आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ करके। देखिए, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है तो सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि एक परिस्थिति में हमने कोई ज्ञान ग्रहण किया या कोई ज्ञान सीखा, कोई नॉलेज सीखी और वह हमें दूसरी स्थिति में वह हमें मदद कर रहा है। जैसे कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर आसानी से सीख जाता है क्योंकि उसको हैंडल घुमाना और बहुत सारी चीजें पता हो जाती है। फिर है संस्कृत का ज्ञान हिंदी विषय में सहायक होता है। अगर किसी ने संस्कृत पढ़ी है अच्छे से, तो संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो संस्कृत की वर्णमाला हो या फिर संधि हो, समास हो, ये सभी चीजें क्या है, संस्कृत से ही हिंदी में आई हैं। तो अगर किसी ने संस्कृत भाषा को अच्छे से पढ़ा है तो वह हिंदी भाषा में क्या करेगा, उसको बहुत बहुत हेल्प करेगा हिंदी भाषा को सीखने में। तो हिंदी विषय को सीखने में संस्कृत विषय का ज्ञान क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है ना। तो यह भी क्या हो गया, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। इसके अलावा अगर बच्चे ने जोड़ घटाना सीखा है तो वह जोड़ उसको गुणा सीखने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। 2 अंकों का जब बच्चे को गुणा आप बताएंगे तो उसमें जोड़ का प्रयोग होता है। तो बच्चे को अगर आपने जोड़ बताया है तो जब वह गुणा का कॉन्सेप्ट आप बताएंगे तो उसके लिए आसान होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए धनात्मक स्थानांतरण है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो रहा है, व्यक्ति कुछ ना कुछ नया भी सीख रहा है। अब देखिए इसके बाद ऋणात्मक स्थानांतरण या नकारात्मक स्थानांतरण में क्या होता है, या प्रतिकूल स्थानांतरण भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि अमेरिकी ड्राइवर का भारत में ड्राइविंग करना। दोस्तों, अमेरिका की जो गाड़ियां होती है उसमें स्टीयरिंग जो होता है वो बाएं साइड में होता है और जो इंडिया में यानी कि अपने देश में भारत में जो गाड़ियां होती हैं उसकी स्टीयरिंग दाएं साइड होती है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने देखा कि जो अमेरिका का ड्राइवर है अगर भारत में वो ड्राइविंग करने आता है तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अमेरिका में जो गाड़ियां होती हैं उस पे स्टेयरिंग बाएं साइड लगी होती है और भारत में जो गाड़ियां होती हैं इसमें स्टेयरिंग दाएं साइड में लगी होती है। तो जो ज्ञान वहां पर उन्होंने सीखा है गाड़ी चलाने का, वह भारत में क्या करेगा, वह फायदा ना करके नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि यहाँ पर गाड़ी सीखने में वह बाधा उत्पन्न करेगा। वैसे ही गणित वर्ग के छात्र का कला विषय में अध्ययन करना क्या करेगा, उसके पूर्व ज्ञान में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इस तरीके से ऋणात्मक में क्या होता है, व्यक्ति जो ज्ञान उसने पहले सीखा है वही ज्ञान क्या बन जाता है, आप कह सकते हो कि उसके लिए अगले ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न कर देता है। इसके बाद देखिए शून्य स्थानांतरण, ये सबसे आसान सबसे इजी है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में ना तो सहायक हो और ना ही बाधा उत्पन्न करे तो उसे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि गणित सीखने के बाद हिंदी भाषा का सीखना, आपने गणित सीखा है फिर आपने हिंदी भाषा सीखी है, तो इससे क्या होगा, इससे कोई भी नुकसान होगा आपका, कोई नुकसान नहीं होगा। और ना तो आपका जो गणित का ज्ञान है वो आपकी हिंदी भाषा को सीखने में कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, ना तो कोई लाभ पहुंचाएगा। आपने गणित सीखी है, गणित अलग भाषा है और हिंदी क्या है, अलग भाषा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ऋणात्मक में एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ। जैसे आपने छोटे बच्चों को या छोटे बच्चों को कोई कविता याद कराई, या तो आपने कोई कविता खुद याद की और उस कविता को याद करने के बाद आप फिर कोई अन्य कविता याद कर रहे हैं, तो आप देखोगे जो आप दूसरी कविता याद कर रहे हो, जो आपने पहले कविता सीखी है, जब आप दूसरी कविता को याद करोगे तो पहली कविता की कुछ लाइनें आपको उसमें याद आ जाएंगी, या आप जब दूसरी कविता याद करोगे तो पहली कविता की जो लाइनें हैं वो क्या करेंगी, उसमें मिक्स होंगी। या फिर ये कह सकते हैं कि जो कविता आपने पहले सीखी है, पहले सीखी हुई कविता क्या कर रही है, आपकी दूसरी सीखी हुई कविता में जो दूसरी कविता आप याद करना चाह रहे हो, या इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, यानी कि दूसरी कविता सही से याद नहीं हो पा रही है पहली कविता के सीखने के कारण। तो इस तरीके से जो पहली कविता है वो क्या कर रही है, दूसरी कविता को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो यह भी क्या हो गया, ऋणात्मक स्थानांतरण हो गया। अब इसके बाद हम शून्य स्थानांतरण देखेंगे। अब हम यहाँ पर शून्य स्थानांतरण देख रहे हैं। शून्य स्थानांतरण में क्या होता है, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में ना तो सहायक होता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि गणित सीखने के बाद हिंदी भाषा का सीखना, तो गणित आप लोगों ने सीख लिया, गणित का ज्ञान आपको कहाँ काम आएगा, गणित भाषा में काम आएगा। जब आप गणित में अलग अलग क्लास में जाओगे तो जो आपने पिछले क्लास में चीजें सीखी हैं वही अगली क्लास में जुड़ती चली जाएंगी। और इसमें हिंदी भाषा को सीखने में भी आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना आपने गणित भाषा को सीखने में लगाया है। तो गणित भाषा को सीखने का जो ज्ञान है वो आपके हिंदी भाषा को सीखने में बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद देखिए कबीर के दोहे याद करने के बाद रहीम के दोहे याद करने में भी उतना ही समय लगेगा। यानी कि अगर आपने कबीर के दोहे याद किए हैं तो कबीर के दोहे हैं और रहीम के दोहे रहीम के जी के दोहे हैं, तो दोनों को ही याद करने में क्या लगेगा, आपको अलग अलग समय लगेगा, क्योंकि इनके दोहे अलग हैं, इनके दोहे अलग हैं, तो दोनों को ही याद करने में इक्वल समय लगेगा। यानी कि यहाँ पर भी कबीर के दोहे याद करने से आपको रहीम के दोहे नहीं याद होंगे, यानी कि कोई भी फायदा नहीं हो रहा है आपको। तो ना तो फायदा होता है इसमें और ना ही नुकसान होता है शून्य स्थानांतरण में। तो यहाँ पर ये बात आप याद रखिएगा, ना कोई फायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों देखिए जो सकारात्मक स्थानांतरण है या धनात्मक स्थानांतरण है, इसी के कुछ प्रकारों को अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए जो यहाँ पर देखिए द्विपार्श्वीय स्थानांतरण है या द्विपक्षीय स्थानांतरण है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें द्विपार्श्वीय, इसमें होता क्या है, द्विपार्श्वीय में जब शरीर के एक अंग का स्थानांतरण शरीर के दूसरे अंग में हो जाता है, एक अंग के ज्ञान का स्थानांतरण शरीर के दूसरे अंगों में हो, तो इसे द्विपार्श्वीय स्थानांतरण या द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि जब हम बच्चों को बाएं हाथ से लिखना तथा काम करना सिखाते हैं, जब हम बच्चों को बाएं हाथ से लिखना तथा काम करना सिखाते हैं, तो वह प्रशिक्षण दाएं हाथ से लिखने में भी मदद करता है। जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दाएं पैर से किक करने वाला फुटबॉलर बाएं पैर से भी किक कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई दाएं पैर से किक कर रहा है, दाएं पैर से कोई फुटबॉलर है वो किक करता है, तो वह अपने बाएं पैर से भी किक कर सकता है। जैसे कि अगर कोई बैटमैन है
वह दाहिने हाथ से बैटिंग करता है तो समय आने पर वह बाएं हाथ से भी बैटिंग कर सकता है। वैसे ही अगर किसी ने बाएं हाथ से लिखना सीखा है तो समय आने पर वह दाएं हाथ से भी लिखने का काम कर सकता है। यानी कि एक अंग का जो ज्ञान है शरीर का वो दूसरे अंग में ट्रांसफर हो गया है, दाहिने हाथ का ज्ञान बाएं हाथ में। तो यही क्या हो गया, द्विपार्श्वीय स्थानांतरण हो गया। अब इसके बाद देखिए क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है। जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में सहायता करता है तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि कक्षा 10 का विद्यार्थी गणित के सवालों के आधार पर भौतिक विज्ञान के सवालों को लगाता है, उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वह जो उसके मैथ्स के क्वेश्चन है वह सॉल्व कर लेता है और उन्हीं फॉर्मूलों की मदद से, उन्हीं ट्रिक की मदद से वह फिजिक्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए जो मैथ में उसने सीखा था वह उसको फिजिक्स में काम आ रहा है। तो यह क्या हो गया, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। इसके अलावा मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अवशेषों के आधार पर उस समय की संस्कृति और सभ्यता का भी पता लगाया जा सकता है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये सब क्या है, ये सब सभ्यताएं हैं और इसको हम कह सकते हैं कि पुरातत्व विज्ञान में हम इनको पढ़ते हैं और पुरातत्व विज्ञान का जो ज्ञान है वह हमें संस्कृति और सभ्यता विषय के अंतर्गत मिल जा रहा है। तो इस तरीके से यह भी क्या हो रहा है, हमें एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में सहायता कर रहा है। इसके बाद देखिए एक पक्षीय स्थानांतरण। दोस्तों ये जो एक पक्षीय स्थानांतरण है इसकी बहुत ही आसान परिभाषा है। जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता उसी अंग की दूसरी संबंधी कार्यकुशलता को आगे प्रभावित करे तो इसे हम पार्श्विक या एक पक्षीय स्थानांतरण कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर हम दाहिने हाथ से अपने सारे काम करते हैं, आपने सुना भी होगा कोई व्यक्ति है जो दाहिने हाथ से सारा काम करता है, कोई है बाएं हाथ से करता है। तो कोई राइट हैंड अधिक अपना यूज करता है, कोई लेफ्ट हैंड अपना ज्यादा यूज करता है। तो देखिए अगर आप राइट हैंड से, अगर आपने हिंदी लिखने की प्रैक्टिस की है राइट हैंड से, अगर आप हिंदी लिख रहे हो अच्छे से तो इसका मतलब आप संस्कृत भी बहुत अच्छे से लिख लोगे। हिंदी अगर आप हिंदी अच्छे से लिख रहे हो अपने राइट हैंड से तो आप संस्कृत भी बहुत ही अच्छे से लिख लोगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपका उसी अंग का क्या हो रहा है, उसी अंग का जो आपने पहले से ज्ञान लिया है, यानी कि जब आप पहले से लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो उसी अंग से, वही अंग आपका, वही दाहिना हाथ फिर आपको संस्कृत लिखने में भी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। संस्कृत भाषा को भी आसानी से आप उसी हाथ से लिख पा रहे हो। इसके अलावा जैसे दाहिने हाथ से आप लिखने का काम करते हो तो दाहिने हाथ से आपके लिए सिलाई करने का काम भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि दायां हाथ क्या होता है, किसी भी काम को करने में पहले आगे आ जाता है। जिस हाथ को आप अधिक यूज करते हो वही हाथ हर जगह हर काम में आगे आ जाता है। तो अगर बायां हाथ आप यूज करते हो तो बायां हाथ हर जगह आगे आएगा, और अगर आप दाहिने हाथ से अधिक काम करते हो तो दाहिना हाथ हर जगह आगे आता है। तो दाहिने हाथ से आपने जो जब काम करना शुरू किया तो वही काम, जो काम आपने पहले किया है, फिर जो आगे करोगे आप वह क्या करेगा, पिछला वाला काम आपको आगे सीखने में मदद करेगा। जैसे कि हिंदी आपने लिखी थी दाहिने हाथ से, फिर वही दाहिना हाथ आपको संस्कृत लिखने में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अगर आपने लिखना अच्छे से सीखा दाहिने हाथ से तो दाहिने हाथ से ही सिलाई करने में भी आपका वह पिछला ज्ञान क्या करेगा, काम आएगा। यानी कि वह हाथ आपका क्या कर सकते हैं कि ज्यादा काम करता है और जल्दी सीख लेता है। तो इस तरीके से यह एक पक्षीय स्थानांतरण हो गया। यानी कि वही अंग है, अंग जैसे दाहिना ही हाथ आपका है, वह क्या कर रहा है, आपकी कार्यकुशलता को बढ़ा दे रहा है आपके उस हाथ की। अब इसके बाद देखिए ऊर्ध्व स्थानांतरण, ये बहुत आसान है। ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, इस तरीके से लंबाई में ऊंचाई पर आगे जाना, इसको हम अनुलंबी स्थानांतरण भी कहते हैं या लंबी स्थानांतरण भी कहते हैं। तो देखिए ऊर्ध्व स्थानांतरण या अनुलंबी स्थानांतरण भी इसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। जब एक स्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान अथवा कौशल संबंधी ज्ञान अन्य कौशल अर्जित करने में आगे चलकर सहायक सिद्ध हो तो इस स्थिति को हम ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो देखिए जब मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति कार चलाने लगे, जब मोटरसाइकिल से कोई कार पर आ जाएगा तो वह आगे ही तो बढ़ा, यानी कि वह ऊपर बढ़ा, एक स्टेप आगे बढ़ा, तो वह क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व स्थानांतरण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई साइकिल ठीक करने वाला मैकेनिक है, वह बाइक ठीक करने लगे, फिर धीरे धीरे कार ठीक करने लगे, तो उसका भी क्या हो गया, उसके भी ज्ञान का ऊर्ध्व स्थानांतरण हो गया, उसके भी ज्ञान का ऊर्ध्व स्थानांतरण हो गया।
अब देखिए इसके बाद, जब कोई बालक जोड़ना सीखता है और जोड़ने के आधार पर वह गुणा करना सीख जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, यह स्थानांतरण ऊर्ध्व स्थानांतरण हो जाएगा। यानी कि पहले उसने जोड़ सीखा, फिर जोड़ से ऊपर की क्रिया क्या है, गुणा है। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है ना, अनुलंबीय। तो इस तरीके से यह क्या हो गया, ऊर्ध्व स्थानांतरण। फिर देखिए, अगर कोई सेकेंड ग्रेड का अध्यापक है वह फर्स्ट ग्रेड का अध्यापक बन जाए, यानी कि वह सेकेंड ग्रेड का मतलब है, अगर कोई इंटर कॉलेज का टीचर है, इंटर कॉलेज का टीचर है, वह डिग्री कॉलेज का टीचर बन जाए। तो डिग्री कॉलेज का टीचर अगर वह बनेगा तो वह क्या होगा, वह फर्स्ट ग्रेड का टीचर बन जाएगा, यानी कि वो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड पर पहुंच गया। ये एज एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर है, अगर वह डिग्री कॉलेज में चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका वह और आगे बढ़ा ना, तो यह भी किस में आएगा, ऊर्ध्व स्थानांतरण में आएगा। यानी कि अब वह और अपनी जगह से आप कह सकते हो कि उसका प्रमोशन हो गया। जैसे कि प्रमोशन होता है तो क्या होता है, व्यक्ति अपने अपने पद से ऊंचे पद पर पहुंचता है। अगर वह एसडीएम है तो वह डीएम बन जाता है। तो इस तरीके से यह क्या हो गया, एसडीएम से भी डीएम बनना क्या हो गया, ऊर्ध्व स्थानांतरण हो गया। आप प्राइमरी के टीचर से जूनियर के टीचर बन गए तो आपका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। जूनियर के टीचर से आप पहुंच गए हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, तो क्या हो गया आपका, फिर से आप ऊपर पहुंच गए, आपने मेहनत की, आपने एग्जाम क्वालिफाई किए, तो यह क्या हो गया, ऊर्ध्व स्थानांतरण हो गया। अब देखिए अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। तो देखिए, समरूप तत्व का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्य एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत, समग्रता या पूर्णाकार का सिद्धांत, या फिर मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, द्वितत्व सिद्धांत। अगर अधिगम का द्वितत्व सिद्धांत दोस्तों पूछेगा तो यहाँ पर याद रखिएगा एग्जाम में, और अगर बुद्धि का पूछेगा किसने दिया है तो यह भी याद रखिएगा। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत या बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। तो ये दिमाग में याद रखिएगा कि द्वितत्व सिद्धांत अधिगम का भी होता है और द्वितत्व सिद्धांत बुद्धि का भी होता है। तो एग्जाम में क्लियर पूछेगा, जब भी पूछेगा। और अधिगम का स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया, अगर पूछेगा तो आप क्या बताओगे, आप थॉर्नडाइक बताओगे। और ये सब अधिगम के सिद्धांत है। अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा, ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत कौन सा, अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है, तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इस तरीके से इनमें से कोई एक दिया रहेगा, जैसे कि समरूप तत्व सिद्धांत या अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अधिगम के और भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिनको आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। तो देखिए अधिगम के, ये अधिगम के सिद्धांत हैं, वो जब आपने देखा अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत देखा है, तो कर्ट लेविन क्षेत्र सिद्धांत इन्होंने दिया था। एग्जाम में ये सब पूछता है। टॉलमैन ने उद्देश्यवाद या संकेतवाद का सिद्धांत दिया था। गुथरी ने प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था। कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया था। अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी अधिगम सिद्धांत दिया था। मिलर ने सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत दिया था और ब्रूनर ने संरचनात्मक अन्वेषण का सिद्धांत दिया था। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और टॉपिक इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो है अधिगम वक्र या सीखने का वक्र। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए अधिगम वक्र या सीखने का वक्र, तो यह होता क्या है, लर्निंग कर्व इसको हम बोलते हैं। तो लर्निंग कर्व होता क्या, सबसे पहले हम ये समझेंगे। देखिए सीखने की गति को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ को हम सीखने का वक्र कहते हैं। सीखना कभी एक समान नहीं होता है, इसमें कभी उतार और कभी चढ़ाव होता रहता है। प्रारंभ में हमेशा सीखने की गति में तीव्रता पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाऊं अगर आप लोगों को। पहले क्लासरूम का एग्जाम्पल हम समझते हैं, फिर उसके बाद आगे के हम दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो अधिगम वक्र यानी कि सीखने का वक्र क्या होता है, जब बच्चे को कोई नया टॉपिक हम पढ़ाते हैं, कोई भी नया चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में, जब पहले पहले या फिर हम ये कहें कि पहले पहले कोई बुक हम शुरू करते हैं, तो बच्चे एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे उनका मन उतना नहीं लगेगा उस विषय में, या फिर ये कहें धीरे धीरे उनके सीखने की जो दर होती है वो घटने लगती है। यानी कि पहले पहले कोई भी काम जब हम करने जाते हैं तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, हम सोचते हैं कि कितना सीख लें, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस काम के आदी हो जाते हैं फिर हमारा मन नहीं करता उस काम को करने का। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीखता है तो प्रारंभ में तीव्रता होती है, फिर धीरे धीरे स्वाभाविक कमी आ जाती है
और फिर धीरे धीरे तेजी आती। तेजी कैसे आती है? फिर टीचर आपको मोटिवेट करते हैं, आपको मोटिवेशनल कहानियां बताते हैं, आपको बताते हैं कि अगर आपने अपनी पढ़ाई फिर धीरे कर दी है तो इससे आपका क्या नुकसान होगा, और अगर आप मेहनत करोगे आपको प्रेरणा देंगे वो किस तरीके से आप आगे के चैप्टर को फिर से अच्छे से पढ़ें। तो फिर आप क्या करोगे? जब आपको अभी प्रेरणा मिलेगी, आपको तत्परता मिलेगी, या फिर ये कहें कि आपको जोश से भर देंगे टीचर, तो फिर आपका पढ़ने का मन करने लगेगा। तो एक बार पहले तीव्रता हुई, फिर स्वाभाविक कमी हुई धीरे धीरे, फिर तेजी आ जाएगी। कैसे? जब टीचर आपको मोटिवेट कर देंगे। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम जब कोई भी काम सीखते हैं शुरू शुरू में, तो हम क्या करते हैं? उस काम को धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। जैसे कि जब हमने शुरू शुरू में बचपन में साइकिल चलानी सीखी, तो साइकिल हमने धीरे धीरे चलानी सीखी ना, हमने धीरे धीरे चलानी सीखी। इसी प्रकार बाइक भी हमने धीरे धीरे चलानी सीखी। लेकिन जब हमें अच्छे से चलाने आ गया, चाहे साइकिल हो चाहे बाइक हो, तो फिर हमने क्या किया? धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाई, यानी कि धीरे धीरे पहले हमने शुरुआत बहुत ही धीरे से की, फिर हम धीरे धीरे क्या हो गए? उस ज्ञान को या फिर उस नॉलेज को हमने क्या किया? धीरे धीरे हम क्या करने लगे? उसको और स्पीड में चलाने लगे, यानी कि बहुत स्पीड में नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं एक समझा रही हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, कि पहले हम साइकिल धीरे चलाना सीखे या गाड़ी धीरे चलाना सीखे, क्योंकि हम पहले सीख रहे थे। फिर जब हमें आ गया तो फिर हमने स्पीड और तेज कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पर यह भी एक एग्जाम्पल है जिसमें आपने पहले पहले आपके अंदर एक्साइटमेंट थी, तो आपने तेजी से सीखा जब आपने कोई चैप्टर सीखा। और यहाँ पर जब कोई ज्ञान आप इस तरीके से बाहरी दुनिया का ले रहे हो, बाहरी दुनिया ये कह सकते हैं कि आप कोई चीज सीख रहे हो, तो इस तरीके से भी आप शुरुआत तेजी से भी कर सकते हो और धीरे से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से पढ़ाई की ही बात कर रहे हैं, सीखने की ही बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई की ही बात यहाँ पर हो रही है। तो इसीलिए आपको ये पढ़ाई वाली बातें दिमाग में रखनी है यहाँ पर, और बाकी दैनिक जीवन में तो इसका उपयोग होगा ही होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर, अगर किसी बालक के प्रारंभ में सीखने में तीव्रता होती है और बाद में सीखने में कमी आ जाए, तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है। कोई बच्चा आप पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, तो वह शुरू शुरू में तो हर बच्चा एक्साइटेड होता है पढ़ने के लिए, हर बच्चे का मन करता है, लेकिन लगातार रोज 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 वही चीज पढ़ते पढ़ते बच्चा बोर हो जाता है, तो वह स्वाभाविक कमी होती है। यानी कि यहाँ पर जो बच्चे का अधिगम का पठार भी इसको हम कहते हैं, यानी कि जब वह बिल्कुल नहीं सीखना चाहता है ऐसी स्थिति को, तो यह सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया ही मानी जाती है। फिर उसके बाद देखिए, सीखने का वक्र मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। जो पहला है, यह है सरल रेखीय वक्र या समान निष्पाद वक्र। तो यहाँ पर आप देखिए, ये सीखने का समय है, अधिगम की मात्रा, और ये सीखने का कर्व आप देखिए। जब सीखने की गति एक समान होती है तो इसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं और सरल रेखा से निरूपित करते हैं। यानी कि बच्चे को लगातार आप पढ़ाए जा रहे हो, लगातार उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, वो आप पढ़ाए जा रहे हो वो सीखता जा रहा है, आप पढ़ाए जा रहे हो वो सीखता जा रहा है, वो बोर नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति बहुत कम आती है, यानी कि इसको आप आइडियल भी कह सकते हो। जो पहला है सरल रेखीय वक्र या समान निष्पाद वक्र, कि आप बच्चे को पढ़ाए जा रहे हो, बच्चा पढ़ता जा रहा है, पढ़ाया जा रहा हो, पढ़ता जा रहा है और वह लगातार पढ़ता जा रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे जो रियल में होता है। ये तो एक आइडियल सिचुएशन हो गई कि जिसमें बच्चा बोर ही नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, आप लोगों को भी पता है। तो यह सरल रेखीय वक्र आपने देखा। अब देखिए इसके बाद उन्नतोदर वक्र, ये सबसे अधिक आप देखने को मिलेगा ये आपको, और इसी में आता है अधिगम का पठार या सीखने का पठार। एग्जाम में बहुत बार पूछा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक त्वरण वक्र, तो निगेटिव एक्सिलरेटेड कर्व क्या होता है? देखिए, इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और धीरे धीरे मंद हो जाती है। सीखने का पठार इसी वक्र में आता है। तो नेगेटिव एक्सिलरेटेड कर्व जो है, इसको आप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में अधिगम का पठार आता है। जैसे कि मैंने आपको जो अभी एग्जांपल बताया है, जैसे शुरू शुरू में कि जब आप पहला चैप्टर बच्चे को पढ़ाओगे, पहला दूसरा तीसरा, वो बहुत मन से पढ़ेगा और बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, छठवें चैप्टर पे पहुंचोगे, 7वें पे, 8वें पे, वैसे वैसे उसकी पढ़ने की जो क्षमता है सीखने की, वो यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि बिल्कुल रुक जाएगी, यानी कि वो बिल्कुल सीखना ही नहीं चाहेगा, वो बिल्कुल बोर हो चुका होगा। तो ये वही स्थिति है जहां पर बच्चा कुछ सीखना ही नहीं चाह रहा है। पहले तो उसने सीखा, पहले उसकी सीखने की स्पीड तेज थी, लेकिन अब वह बिल्कुल सीखना ही नहीं चाह रहा है।
तो देखिए इस क्रम में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, यानी कि पहले तीव्र होती है, फिर धीरे-धीरे मंद हो जाती है और सीखने का पठार यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से बच्चा यहाँ पर उसका बिल्कुल भी सीखने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर यही स्थिति आती है जब बच्चा बिल्कुल नहीं सीखना चाहता, तब टीचर क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, उसे समझाते हैं कि पढ़ना कितना ज़रूरी है और क्यों आप पढ़ रहे हो, अपने माता-पिता के सपने को पूरा करना है, आपको अपने सपने को पूरा करना है। तो इस तरीके से टीचर यहाँ पर मोटिवेट करते हैं बच्चे को। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व जिसे हम उन्नतोदर या ऋणात्मक कर्व भी कहते हैं, तो ये उन्नतोदर यानी कि उन्नति होती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बीच में क्या होता है, रुक जाता है बच्चे का यहाँ पर कुछ कुछ दिन के लिए क्या होता है, अधिगम का पठार आ जाता है, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए भी आ सकता है, जहां बच्चा कुछ नहीं सीखना चाहता है। अब देखिए इसके बाद आता है तीसरा नतोदर वक्र या धनात्मक त्वरण वक्र, जिसकी बात मैंने की थी आप लोगों को अभी एग्जाम्पल में कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो शुरू-शुरू में वो धीरे-धीरे चलाना सीखता है साइकिल को। बाइक चलाना सीखेगा, शुरू-शुरू में जब सीखेगा बच्चा तो उस काम को धीरे-धीरे करेगा। फिर जब वह काम उसको परफेक्टली आ जाएगा तो क्या करेगा, उसमें स्पीड को और बढ़ा देगा। तो यहाँ पर वही हो रही है। इस वक्र में आरंभ में सीखने की गति मंद और धीरे-धीरे तीव्र हो जाती है, यानी कि तेज हो जाती है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा ही दिया कि किस तरीके से पहले जब हम कोई चीज सीखते हैं तो सीखने में क्या लगता है, थोड़ा समय लगता है, और फिर जब हमें वह चीज अच्छे से आ जाती है, कोई भी कौशल है, चाहे वह सिलाई है, कढ़ाई है, सिलाई, कढ़ाई, इसके अलावा बाइक चलाना, कार चलाना, स्कूटी चलाना, ये सब क्या है, जब एक बार आप धीरे-धीरे जब पहले सीखते हो तो समय लगता है, लेकिन जब आप सीख लेते हो तो उसमें तीव्रता आ जाती है। तो पहले सीखने की गति मंद और फिर तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्सीलरेटेड कर्व यानी कि धनात्मक कर्व, इसको धनात्मक क्यों कहते हैं? पहले हमारी स्पीड कम थी, लेकिन अब हमारी स्पीड तेज है, यानी कि हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर प्लस होता जा रहा है। और ये उन्नतोदर में क्या होता है, पहले हमने तेजी से सीखा और फिर क्या हो रहा है, हमारी स्पीड कम हो गई, यानी कि निगेटिव। जब हम ज्यादा से कम की तरफ आएंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा ना। और जब हम कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे, कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे, पहले कम थी फिर ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, वृद्धि हुई ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, धनात्मक त्वरण कर्व हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये उन्नतोदर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि पहले अधिक था, लास्ट में कम हो गया, और इसमें पहले कम था, बाद में अधिक हो गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन इसीलिए आया है नतोदर वक्र में या धनात्मक त्वरण वक्र में। अब देखिए इसके बाद मिश्रित वक्र या एस आकारीय वक्र भी इसको कहते हैं। इस तरीके से भी एग्जाम में मिल सकता है आपको, और इस तरीके से भी। तो ये मिश्रित वक्र का नाम से पता चल रहा है कि यह क्या है, कॉम्बिनेशन है, इन दोनों वक्रों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। उन्नतोदर और नतोदर वक्र का क्या है, मिला जुला रूप है। इसमें सीखने की मात्रा कभी अधिक होती है, कभी कम होती है, कभी फिर अधिक हो जाती है, कभी फिर कम हो जाती है। तो अधिक कम इस तरीके से ऐसा आकार का वक्र बनता है, मिश्रित वक्र या ऐसा आकारीय वक्र। ठीक है, अब देखिए सीखने का पठार हम जान लेते हैं। सीखने का पठार अभी आपने देखा है कि उन्नतोदर वक्र में आता है, नेगेटिव वक्र में आता है, जहां पर पहले सीखने की गति तीव्र होती है और फिर धीरे धीरे कम होकर के एक स्थिति ऐसी आती है कि वहां पर ऊपर प्लेटू बन जाता है, बच्चा कुछ नहीं सीखना चाहता है या उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। तो जब सीखने की गति में कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न हो जाए और सीखने की गति ना तो वृद्धि होती है और ना ही कमी हो, तो उसे सीखने का पठार कहते हैं। यानी कि बच्चे ने जितना सीखा है अब वह उससे आगे सीख ही नहीं पा रहा, तो उसका रीजन क्या है, यानी कि जब सीखने की गति में कोई बाधा या कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो वहीं पर आता है सीखने का पठार। यानी कि सीखने की गति में ना तो कोई वृद्धि हो रही है और ना ही कमी, जहां पर बच्चा था वहीं पर रुका हुआ है। तो इस कारण क्या होते हैं सीखने के पठार के, सीखने का पठार मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर इस तरीके से पहले सीख रहा था बच्चा तेजी से, फिर उसके बाद एकाएक बिल्कुल उसका सीखने की गति बिल्कुल रुक गई। तो यही क्या है, यही जो प्लेटू ऊपर बनता है, यही क्या है, यहाँ पर यही पठार है, सीखने का पठार। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने बनाया है, यहाँ पर बच्चा तेजी से सीख रहा था, फिर यहाँ पर वो बिल्कुल, यहाँ पर देखिए एकदम रुक गया है, सीखने की मात्रा जो यहाँ पर बिल्कुल रुक गई है। तो देखिए इसका रीजन क्या हो सकता है, आप बच्चे को पढ़ाया जा रहे हो, कुछ दिन तो उसने इंटरेस्ट लिया, अच्छे से पढ़ा, फिर वो पढ़ने का उसका मन नहीं कर रहा, तो रीजन क्या है, उसका तनाव हो सकता है, किसी बात को लेकर के कुंठा हो सकती है,
सीखने की विधि में निरंतर परिवर्तन, अगर टीचर बार बार अपने टीचिंग मेथड में चेंजेस कर रहे हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और इससे भी वह क्या हो जाता है, वह सीख नहीं पाता है। फिर है शारीरिक सीमा, थकान, रोग, चोट आदि, यानी कि बच्चे को कहीं चोट लगी है, उसको वह किसी रोग से पीड़ित है या उसको थकान है। अगर बच्चा थका हुआ है तो आप उसको कोई नई चीज सिखाओगे तो वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए भी अधिगम का पठार आता है। कार्य की जटिलता, जब काम बहुत ज्यादा जटिल होगा, आप बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो जो बहुत कठिन है, जो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं, बच्चों को लग रहा है ये हमारे लेवल का है ही नहीं, तो उस स्थिति में भी अधिगम का पठार आता है। फिर है रुचि, ज्ञान, समय, जिज्ञासा और उद्देश्य का अभाव, यानी कि ये भी हो सकता है कि जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो उसमें बच्चा इंटरेस्ट ही ना ले रहा हो, उसका बिल्कुल पढ़ने का मन ही ना हो, या उसके अंदर जिज्ञासा ही ना हो उस चैप्टर को पढ़ने की, या आपने उस चैप्टर का उद्देश्य अच्छे से नहीं बताया उसको, यह भी रीजन हो सकता है सीखने के पठार का। फिर है थकान, निराशा, उदासीनता, दूषित वातावरण, यानी कि जिस वातावरण में आप पढ़ा रहे हो अगर वह दूषित है, यानी कि वहां पर वातावरण क्लास का बन ही नहीं पा रहा है पढ़ाई का, बच्चे उदासीन है, बिल्कुल निराश है, या बच्चा किसी बात को लेकर के निराश है, तो वह क्या करेगा, वह भी सीखने का पठार ही उत्पन्न करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, सीखने के पठार के कारण है। सोरेनसन ने क्या कहा है, देखिए, सीखने का पठार साधारणतः कुछ दिनों या सप्ताहों तक या कुछ महीनों तक ही रह सकता है। जब यहाँ सीखने का पठार आए, जैसे ही बच्चों के अंदर ये आए, तुरंत शिक्षक को क्या करना चाहिए, तुरंत बच्चों को मोटिवेट करने का काम करना चाहिए। उन्हें कहीं बाहर ले जा करके टीचर उन्हें पिकनिक पर ले जाए, या इस तरीके से कि वह बच्चे कुछ नया वहां पर देखें, नया इन्वायरमेंट देखें, कुछ नया सीखें, और फिर ला करके उनको क्लास में मोटिवेट करके शिक्षक आगे की प्रक्रिया या आगे के चैप्टर को पढ़ाना शुरू करें। तो यह भी हो सकता है। रेक्स व नाइट के अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंच जाता है और दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जब बच्चा सीखते जो चीज आप वो उसको कई दिन से सिखा रहे हैं वो सीख चुका है, तो अब वह उस ज्ञान को ग्रहण कर चुका है, अब आपको उससे आगे का उसे पढ़ाना है, इसीलिए बच्चा वहां पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अब उसको कुछ नई चीज आपको बतानी है, नई चीज सिखानी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले क्लास में जो बच्चे ने पढ़ा है, आप उसके आगे से बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पिछले क्लास में ही उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो फिर से आपको उसकी पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा और फिर से उसके बाद उसको आगे लेकर के चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चीज भी हो सकती है। अब देखिए, अधिगम का पठार हम दूर कैसे कर सकते हैं, उसका क्या क्या प्रयोग हम कर दें अपने शिक्षा प्रणाली में या अपने टीचिंग मेथड में, जिससे बच्चे का जो अधिगम का पठार है वो दूर हो सके। देखिए, ऐसी कोई विधि नहीं है जो पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दे, पर उनकी संख्या और अवधि को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर 1 महीने का है तो हम उसको 2 सप्ताह का कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम। ठीक है? देखिए, जैसे कि सीखने वाले को प्रेरणा देना, नवीन प्रणालियों का प्रयोग करना, कार्य के बीच-बीच में विश्राम, सीखने की उचित विधियों का प्रयोग। अगर शिक्षक उचित विधियों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे बच्चों को आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो सीखने का पठार आएगा ही नहीं। फिर है बच्चों का उत्साह वर्धन। लगातार बच्चों का उत्साह वर्धन हम कैसे करेंगे, बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं तो शाबाशी देना, उनको पुनर्बलन देना, ये हमारा काम है जिससे बच्चे और अच्छा करें। और लगातार कक्षा में आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि क्वेश्चंस आप लगातार पूछते रहें, हर दिन बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो हर दिन बच्चे उस कॉन्सेप्ट को तैयार भी करके रहेंगे और आपको आंसर बताने के लिए उत्साहित भी रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आज जो आप लोगों ने पढ़ा, आज आप लोगों ने 2 टॉपिक खत्म किए यहाँ पर, अधिगम का स्थानांतरण और अधिगम का वक्र। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा। आपके बिल्कुल चाहते जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, 5 फ्रेंड्स, उनको आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि हमारी जो वीडियोस है वो हाउस वाइफ देखती हैं, ऐसे बच्चे भी देखते हैं जो समय के अभाव में उनको पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलता है, फिर भी वह अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप उनको ये वीडियो शेयर कर देंगे तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं कम समय में आपको कोशिश कर रही हूँ अच्छे से अच्छा ज्ञान देने का। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिनको भी आपको लगे कि जरूरत है, खासकर जो हाउस वाइफ है
ऐसे बच्चे जो सही से उनको समय नहीं मिल पाता पढ़ने का, तो आप लोग अगर वीडियो को शेयर कर देंगे तो दोस्तों आप लोग मेरी मेहनत को सफल करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ, मैं आपके लिए ही समय निकाल करके आपके लिए अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो आप समझ सकते हो ये मेहनत सिर्फ आपके लिए हो रही है। और आपको क्या करना है, बस शेयर बटन को क्लिक करके आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर देना है वीडियोस को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो हैं, टेलीग्राम पर जहां पर भी हैं, आप उनको शेयर कर दें। और टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, इसका आपको फ्री पीडीएफ हम दे रहे हैं, आपको पता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हर चीज फ्री है दोस्तों, हर चीज आपको फ्री मिलेगी, हर विषय की वीडियोस आपको फ्री है, हर विषय की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है हमारे चैनल पर। हमारी बस यही कोशिश है कि आप लोगों का मेहनत सफल हो, आप लोग की मेहनत सफल हो। लगातार हम मेहनत इसके लिए कर रहे हैं कि आप लोग जो मेहनत करो वो मेहनत सफल हो। हम मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने में, आप मेहनत करिए अच्छे से इसको पढ़ने में। तो आप लोग इस फ्री पीडीएफ का लाभ लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। चैनल से ज्वाइन हो जाइए आप लोग। और सिंपली टेलीग्राम को सर्च, टेलीग्राम पर जाकर के टारगेट यूपी टेट स्टेट सर्च करके भी आप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताइए, आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर के हम आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे बेहतर बनाते रहेंगे। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपके लिए लगातार मेहनत हो रही है, तो आप लोग हर वीडियो को शेयर कर दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताया भी करिए कि आपने वीडियो को शेयर किया है। आप वीडियो शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने जिगरी दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर कर दिया करें, हर वीडियो को शेयर कर दिया करें, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दिया करें। और ऐसे ही चैनल से बने रहें दोस्तों, रेगुलर वीडियोस लेकर के मैं आती रहूंगी और आपके इस सब्जेक्ट को बहुत बहुत ईजी बना दूंगी। आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। बस चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, सारी पुरानी वीडियोस को भी आप देखिए। और यहाँ पर ये जो पहले की वीडियोस मैंने पढ़ाई है सभी क्लासेस को आप देखिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। तो ऐसे चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए, रेगुलर वीडियोस मैं लेकर के आती ही रहूंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे। तो ऐसे चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।